नमस्कार, एक बार फिर सफरनामा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सफर जितना लंबा हो, कभी-कभी उतना दिलचस्प भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही सफर रहा है आज के हमारे मेहमान कलाकार का, जिन्होंने थिएटर से लेकर बॉलीवुड और सामान्य फिल्मों से लेकर व्यावसायिक फिल्मों तक हास्य अभिनेता के रूप में लाखों लोगों के दिलों पे राज किया है। आइए आज जानते हैं उनके सफर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें उन्हीं की जुबानी। आइए मिलते हैं राकेश बेदी जी से। राकेश बेदी का जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ। इन्होंने अंकुर आर्ट्स नाम से अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया। इस बैनर के तहत कई नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया। राकेश बेदी FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से उत्तीर्ण हुए और तब से ही लगातार थिएटर, टीवी और फिल्मों में काम कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो इन तीनों मोर्चों पर इतने लंबे समय तक समान रूप से सक्रिय रहे हैं। राकेश बेदी ने 250 से अधिक फिल्में, कई टीवी शोज और कई सारे कार्यक्रम किए हैं। राकेश बेदी प्रसिद्ध थिएटर ग्रुप IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ जुड़े और तब से सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रहे हैं। ये 4 साल तक IPTA के महासचिव भी रह चुके हैं। विक्टोरिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा सितंबर 2017 में राकेश बेदी को अभिनय की कला में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं एहसास, हमारे तुम्हारे, बुलंदी, चश्मे बद्दूर, एक दूजे के लिए, सोहनी महिवाल, एक जान है हम, नसीब अपना अपना, घरवाली बाहर वाली, बेताज बादशाह, जुनून, दुलारा, तिरंगा, आज का गुंडा राज, तीसरा कौन, रह गुजर, बेताबी, हीरो नंबर 1, बेटी नंबर 1, ओम जय जगदीश, वाह वाह राम जी, वादा, गदर, हम आपके दिल में रहते हैं, दिल है कि मानता नहीं, मैरी गोल्ड, बांके की क्रेजी बारात, द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी, इसके अलावा कई अन्य फिल्में। इसके साथ ही राकेश कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं जो बहुत लोकप्रिय हुए हैं, जैसे ये जो है जिंदगी, गुनीराम, श्रीमान श्रीमती, यस बॉस इत्यादि। IPTA के साथ काम करते हुए 2000 से भी ज्यादा नाटकों का राकेश प्रदर्शन कर चुके हैं। इनका लिखा और निर्देशित हास्य नाटक बीवी ओ बीवी बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा इन्होंने कई नाटकों में अभिनय, लेखन और निर्देशन किया है, जैसे शिमला कॉफी हाउस, पति पत्नी और मैं, मसाज, मेरा वो मतलब नहीं था, लास्ट ओवर, पत्ते खुल गए इत्यादि। राकेश बेदी उभरते और अन्य कलाकारों को अभिनय की शिक्षा भी देते हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। कविताओं का शौक रखने वाले राकेश गजलें और नज़में लिखना भी पसंद करते हैं। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार रूबी जी, नमस्कार। परंपरा और परंपरा का सारा परिवार बहुत आभारी है कि आपने इतने बिजी समय पे इस इंटरव्यू के लिए अपने जीवन की कुछ रोचक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका वक्त निकाला। हम इसके लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं आपका। नहीं, मैं इसके पहले कि आप मेरा आभार प्रकट करें, मैं पहले प्रणाम करना चाहता हूँ आपके परिवार को और आपकी परंपरा को और द ग्रेट 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 बिरजू महाराज को। तो पहले तो उनके चरणों में मेरा नमन, मेरा चरण स्पर्श। वो सामने नहीं है, लेकिन वो अगर सुनेंगे तो उनको मेरा चरण स्पर्श मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आपका नाम है गुरुजी का, और इतना उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है और इतना आदर सत्कार है पूरी दुनिया में उनका। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उनकी बहू हैं, एम आई राइट, है ना? तो आपके साथ जुड़ रहा हूँ इस टॉक के जरिए।
तो आपको एक हास्य कलाकार के रूप में दुनिया जानती है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मन में कहीं ये इच्छा थी कि एक हमेशा सबको हँसाने वाला इंसान व्यक्तिगत जीवन में किन-किन चीज़ों को देखता है, फेस करता है, वो एक्चुअली कैसा सोचता है वो? एक स्क्रिप्ट पढ़कर अपने आप को सामने लाना और एक जीवन को जीना, जीवन को किस कलात्मक तरीके से वो जीता है, यही जानने की इच्छा आप तक ले आई और सफरनामा को एक प्लेटफ़ॉर्म हमने देने का सोचा। तो इसी के तहत मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने वैसे तो जो हम लोग सब जानते हैं कि आपने पूना में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपने एक प्रोफ़ेशनल कोर्स किया था, मगर जी आपकी परवरिश दिल्ली में हुई थी आपकी परवरिश। जी। तो ये कलाकार बनने का जो बीज है, ये दिल्ली में ही पनप गया था? देखिए रूबी जी, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पेड़ बड़ा सामने आके खड़ा हुआ है तो उसका बीज तो उसके बचपन में ही पनपा होगा। यू नो, ऐसा तो नहीं कि पेड़ आधा बढ़ गया था तब बीज कहीं जाके पनपा तो पेड़ बड़ा हुआ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन बीज जो है तकरीबन कहीं ना कहीं जो आदमी एक स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट में या क्रिएटिव फील्ड में, अगर कोई पेंटर है या डांसर हैं, आप जैसे लोग डांसर हैं या कोई सिंगर है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि सडनली आप 25 से 30 साल के हो गए तो आपको लगा कि हाँ अब मुझे सिंगर बनना चाहिए या मुझे डांसर बनना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है। कम होता है। अक्सर अक्सर लोग जो हैं वो अपने बीज को ढूंढ लेते हैं अपने बचपन में ही, और फिर उसको सही माने में कहा जाए तो एक अच्छे माली की तरह पानी वानी देना शुरू करते हैं ताकि वो पौधा बड़ा हो। यू नो, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कभी कुछ और बनने का कभी सोचा ही नहीं रूबी जी। एक्टर बनने का सोचा, और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई स्टार बनूंगा या मुझे हीरो बनना है। मुझे एक्टर बनना था, इसलिए मैंने थिएटर बहुत किया, हमेशा किया, अब भी करता हूँ। यही वजह है कि मैं अपने जो क्राफ्ट है मेरा उसके साथ मैं जुड़ा रहूं किसी ना किसी तरीके से। जी, तो जो आपका इंस्टीट्यूट रहा पूना में, वहाँ जी पर आप किस उम्र में गए थे? और वहाँ की कुछ यादें या वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, किस तरीके से शिक्षित करते हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए ना? देखिए, मैं 19 साल का था जब मैं एफटीआई चला गया था, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। तो मैं 19 साल का था और 21 साल का था जब वहां से निकला था। 2 साल का कोर्स था वो मेरा एक्टिंग का। हाँ। तो देखिए, प्रणाली तो ये, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हमारे जो गुरु थे श्री रोशन तनेजा, जिन्होंने अनगिनत लोगों को, जया भादुरी हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो या डैनी डंगोपा या सरानी या बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सतीश शाह, मेरी मेरी क्लास में ओमपुरी थे, मेरे से 1 साल अच्छा। सीनियर नसीरुद्दीन शाह थे। तो ये सब लोग उनके उनके जो सिखाए हुए लोग हैं, एक्टर्स हैं। तो मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनसे सीखने को मिला। और उनका जो टीचिंग का प्रोसेस था, जो कि वर्ल्ड में बड़ा माना जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज मेथड एक्टिंग। कि आप जो फील करते हैं वही आप ऑडियंस तक लेके जाइए, मतलब जो आपकी फीलिंग है वो बाहर आनी चाहिए। तो इसलिए जी। आप अलग अलग करेक्टर में अलग अलग फीलिंग डालिए। और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी करेक्टर में घुसे तो आपको उससे निकलने में देर लग रही है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो सिस्टम है वो भी बड़ा जरूरी है सीखना। कि अगर आपने 2-4 सीरियस रोल किए तो आप, मतलब कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू नो, और बिल्कुल सच। अगर आपने कोई विलन का रोल किया तो आप कहीं बिल्कुल आपका माइंड ही एकदम डाइवर्ट हो गया कुछ गलत कामों में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह से अपने आप को और अगर आपको कहीं आंसू कहीं आने चाहिए तो अगर आप फील करें तो आ जाते हैं। मैं प्लेस करता हूँ कई दफा, अगर ऐसी सीरियस बात होती है तो ऐसा नहीं कि कुछ आपको, अगर सुर लग जाता है, जैसे आप बताइए कि जब किसी किसी शो में सुर लगता है तो फिर कमाल का लगता है, तो फिर वो सब अपने आप एक चीज बहती है। कैरेक्टर में जाना और आने में क्या कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर आपने जिया और फिर उससे आना मुश्किल हुआ? और अगर लौटते हैं तो क्या उसके लिए अलग से आप लोगों को बताया जाता है कि हाउ टू गो इन एंड हाउ टू कम आउट? और अगर कोई बीच में हैंग हो गया
तो उसकी स्थिति क्या होती होगी, वो क्या प्रोसेस होता होगा? बड़े अच्छे सवाल कर रही हैं आप रूबी जी। पहले तो मैं ये बता दूं, ये ऐसे सवाल बहुत कम लोग करते हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग के बारे में। लोग अक्सर तो ये सफरनामा में सफर ही पूछते हैं लोग तकरीबन, अक्सर अक्सर लोग। तो आप अच्छे अच्छे सवाल कर रही। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ट्रेनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक जो इस मेथड एक्टिंग का जो एक जो गुरु हैं उनका ये कहना है, जिन्होंने बनाई थी मेथड एक्टिंग, कि स्टैनिस्लाव्स्की उनका नाम था और वो रशियन थे जिन्होंने ये शुरुआत की। आज से कोई ऑलमोस्ट 100 साल पहले उन्होंने शुरुआत की, जब वो रशिया में थिएटर वगैरह करते थे। उनकी किताबें लिखी हुई हैं जो मैं आज भी रेफर करता हूँ, आज भी मैं पढ़ता हूँ उनकी किताबें। जी। तो उसमें ये है कि आप, एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि द मोमेंट द कर्टन इज डाउन द एक्ट इज ओवर। एक बार पर्दा गिर गया तो एक्ट खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप रो रहे हैं, अगर आप स्टेज पे रो रहे थे, पर्दा गिर गया, आप अभी भी रो रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। और बेवकूफ हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपको रोना आ नहीं रहा, आप खाली दिखा रहे हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ, मैं काम खत्म होने के बाद भी रो रहा हूँ मैं कितना महान कलाकार हूँ। या तो आप शो ऑफ कर रहे हैं, और अगर आप शो ऑफ नहीं कर रहे तो आप अनाड़ी हैं। वो कोई बहुत महान काम नहीं है कि, वरना तो मतलब क्या होगा कि अगर आपने किसी को चाकू मारना है स्टेज के ऊपर, पर्दा खत्म हो गया, तो उसको मार के रहेंगे क्या जब तक वो मरेगा नहीं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह से अगर आप उस इमोशन में नहीं है तो इस इमोशन में क्यों है? तो व्हेन जैसे आज की डेट में आपके लिए बता दूं, व्हेन द डायरेक्टर सेज कट, द एक्ट इज ओवर, इट्स ओवर। तो उसके बाद आपको उसमें से इमीडिएटली निकलना है। निकलना इसलिए है क्योंकि आपको अगला शॉट तैयार करना है। अगर आप इसी शॉट में हैं तो अगला शॉट कौन करेगा और कब होगा वो? जी, है ना, क्योंकि फिल्म तो शॉट्स में की जाती है, जैसे आपको पता ही है कि हर सीन को शॉट्स में डिवाइड किया जाता है कि यहाँ से आदमी आया, फिर उसने देखा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ के उसने ललकार के उसने चाकू निकाला, तो ये तो सब शॉट्स में किया जाता है। तो आप किस तरह से, अगर आप एक शॉट से निकल के दूसरे में जाएंगे, बीच में उनमें गैप भी होता है। कई दफा एक शॉट के बीच में 2-2 घंटे का गैप होता है। तो मतलब आप थोड़ी ना उस इमोशन में रह सकते हैं उतनी देर, आप तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। जब बहुत साल पहले, लगभग मैं बोलूं कि मैं मात्र 20-22 साल की रही होंगी, तब मैंने डॉक्टर श्री राम लागू का एक थिएटर कमानी में देखा था। नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ऐसे ही चली गई थी। मैं कथक में हूँ तो थिएटर से थोड़ा सा कम रहा है वास्ता। तो मैं किसी के साथ गई थी, उस समय फेस्टिवल चल रहा था जिसमें नसरुद्दीन शाह भी थे, डॉक्टर श्री राम लागू जी भी थे। तो चांस की बात है, वही ऐसे खोजते मैं चली गई थी बैक स्टेज। मुझे थिएटर से ज्यादा इंटरेस्ट था कि ये तैयारी कैसे करते हैं, क्या इनकी तैयारी हमारे नाच से कुछ अलग होती है। इसी तलाश में मैं बैक स्टेज चली गई। उसी समय डॉक्टर श्री राम लागू जी ने कोई एक्ट ऐसा किया जो बड़ा भारी भरकम था और बड़ा ही करुण था। तो वो जब आए बाहर, रिंग में आए, तो मैंने देखा कि हाथ सीने पे रख के वो जोर जोर से हाफ रहे थे। मैं उनको देख करके बिल्कुल डर गई कि मतलब इनको कुछ सच में हो गया हो। देन मुझे ये पता चला था कि वो अपना एक्ट करके आए हैं बाहर और उनको समय लग रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसे बिहेव करने में। ये सवाल तब से मेरे मन में था कि मैंने आज आपसे पूछा कि ये इन एंड आउट क्या होता है, क्या इसकी भी तालीम दी जाती है? नहीं, देखिए वो हाफ रे तो हो सकता है कि कोई उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की हो स्टेज पे, उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा की हो जिसकी वजह से उनका सांस ज्यादा फूल गया हो, तो उसको वो नॉर्मलाइज कर रहे थे। अभी क्या होता है, अगर आप किसी एक्टर का सांस बहुत ज्यादा फूलता है, सांस फूलने के बाद अगर कोई एक्टर, उसको दोबारा स्टेज पे जाना है और अभी नॉर्मल जाना है, पहले सांस फूला हुआ था तो बाहर आया, अभी नॉर्मल वापस जाना है, तो अगर वो एकदम से नॉर्मल सांस लेगा तो उसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा। बजाय इसके अगर वो लंबी सांस ले तो वो जल्दी नॉर्मल लेवल पे आएगा। जी, आपने शायद वो एक उनका प्रोसेस देखा हो।
खुद भी छोटी थी मैं, और वो थिएटर को पहली बार मैंने देखा कि आर्टिस्ट कितना दम लगाता है अपने मैं कैरेक्टर को मैंने बाहर मैंने लाने के लिए। मैंने कमानी में कम से कम नहीं तो आज तक 100 या 150 शो किए होंगे अलग अलग नाटकों में, जहां पर आपने ये प्ले देखा। दिल्ली में। हम लोग कम से कम 100 बार वहां नाचे होंगे कमानी में, हमारा फेवरेट ऑडिटोरियम है वो। एक बात है कि आपका आईपीटीए के साथ बहुत गहरा नाता रहा है, जहां तक हम जी, लोग जानते इप्टा हैं, इप्टा तो इप्टा इप्टा शॉर्ट फॉर्म है उसकी, आईपीटी है जी। जी उसकी बुनियाद कैसे? देखिए, इप्टा के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। इप्टा इज द ओल्डेस्ट थिएटर एसोसिएशन इन द कंट्री। इसकी बुनियाद 1942 में पड़ी थी, और अली सदार जाफरी, कैफी आजमी, ए के हंगल, बलराज साहनी, ये सब लोग थे जिन्होंने उस समय प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन थी, साहिल लुधियानवी भी उसमें थे, जिन लोगों ने मिल के ये एक इप्टा का एक नींव रखी थी। तो मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 40-42 सालों से, और मैंने अनेकों नाटक किए हैं, अनेकों शोज किए हैं। मुझे याद भी नहीं कितने शोज किए हैं, मतलब अगर मैं इप्टा का, खाली इप्टा का हिसाब लगाऊं तो मैंने 5-6 हजार शो सिर्फ इप्टा के लिए किए होंगे। ओह माय गॉड। अलग अलग नाटकों के। आपकी एक बहुचर्चित फिल्म थी चश्मे बद्दूर। ओ या बहुत बहुत ज्यादा दर्शकों ने उसको पसंद किया था, उसके बारे में कुछ बताएं ना। देखिए, मैं चश्मे बद्दूर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं, और भी हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरी चश्मे बद्दूर ही है, ऐसी बहुत, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं, ऐसी कैटेगरी में बहुत कम फिल्में आती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कभी खत्म नहीं होती, जिनका चाव कभी खत्म नहीं होता, जिनकी आकर्षण कभी खत्म नहीं होती। उनमें से चश्मे बद्दूर एक बिल्कुल टॉप पे है, क्योंकि मैं ऐसे कई परिवारों को मिल चुका हूं जिन्होंने बार बार जब कैसेट था तो कई कैसेट, मतलब देख देख के कई कैसेट घिसा के फेंक दिए, फिर डीवीडी आया तो कई डीवीडी घिसा घिसा के उन्होंने फेंक दिए चश्मे बद्दूर के। और अब तो डिजिटल मीडिया आ गया तो कुछ घिसाने की जरूरत नहीं है, बटन ऑन करो, सब चीज आ जाती है आपके ऊपर, आपके पास आ जाती है, फ्रॉम इंटरनेट से सब मिल जाता है। लेकिन मुझे बहुत मजा आया था, मेरी जिंदगी की बड़ी अहम फिल्मों में से है वो। मैंने अगर 250 फिल्में की हैं तो उनमें से ये डेफिनेटली इसका नंबर काफी ऊंचा आता है, क्योंकि एक आइकॉनिक फिल्म है। और कोई ऐसा मुझे स्टूडेंट लाइफ जिस आदमी ने जी है अपनी, सबने जी है अपनी अपनी स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ जीने के साथ साथ उस लाइफ में हल्की छोटी मोटी मोहब्बत भी की है और शरारतें भी की हैं, तो वो अगर सब किया है तो ये फिल्म एकदम उनके साथ, वो आइडेंटिफाई करते हैं लोग अपने आप को इस फिल्म के, इन जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ। तो इसलिए वो आज भी इतनी प्रचलित, आज की डेट में भी बहुत ज्यादा देखी जाती, बल्कि उससे ज्यादा देखी जाती जितनी पहले देखी गई थी। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से मैं। और इसी सिलसिले में एक सीरियल था, बहुत ही सफल सीरियल था, ये जो है जिंदगी जी, वो आपने किया था, वो एक सफल सीरियल माना जाता है। उस समय के सीरियल में ऐसा क्या है, क्या था जो कि आज के सीरियल्स में आपको लगता है कि कम है कुछ? देखिए, सीरियल ऑफ कोर्स, ये जो जिंदगी एक पाइनियर था, हम लोग पाइनियर थे हिंदुस्तान में सीरियल मतलब लाने के लिए या चलाने के लिए, जो भी आप कह लें। तो उस समय फर्क ये था कि जो एक्टर था, राइटर था, डायरेक्टर था, जो पूरी टीम थी, वो अपने मन से काम करती थी, अपने मन से। मतलब उसमें राइटर का अपना दिमाग है, चैनल का कोई लेन देन नहीं है। चैनल वाले सिर्फ आपका शो चलाते थे, टेलीकास्ट करते थे, दैट्स ऑल। उनका रोज की आपकी दिनचर्या में, रोज के आपके कार्यक्रम में, रोज की क्रिएटिविटी में कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी, क्योंकि तब टीआरपी नाम की बीमारी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो जब क्या है, देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। अगर सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए जी बिरजू महाराज को साइन कर लिया, अगर मैंने उनको साइन कर लिया, ठीक है जी,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, मैंने उनको बड़े पहुंचे हुए हैं वो अपनी जगह, अगर मैंने उनको साइन कर लिया तो अब क्या ये मेरा, मुझे ये चाहिए कि मैं बार बार उनको जाऊं और पूछूं कि आपने ये स्टेप ऐसे क्यों लिया और इस स्टेप को आप चेंज कर दीजिए और ये बहाव ऐसे आप कीजिए या वहां से आप चल के इधर से आइए, यहाँ से वहां जाइए। अरे अगर मैंने उनको लिया तो मुझे छोड़ देना चाहिए उनको, है ना। मुझे खाली ये बताना चाहिए कि साहब ठीक है, आप आधे घंटे कर रहे हैं, इसको 25 मिनट में कर दीजिए अगर हो सके तो, इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी क्रिएटिविटी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आप टेलीविजन में आपने ऐसे लोगों को साइन कर लिया है जो कि अपने अपने काम में माहिर हैं। शरद जोशी उसके राइटर थे ये जय जिंदगी के, जो कि एक इंटरनेशनल नाम है व्यंग में, हास्य में, आज भी बड़े प्रचलित है वो शरद जोशी। मतलब मध्य प्रदेश ने दो बड़े बड़े महान हस्तियां दी हैं इस क्षेत्र में, एक है परसाई जी और एक है शरद जोशी जी। तो ये शरद जोशी जब राइटर हैं, कुंदन शाह जाने भी तो यारो फिल्म बना चुके थे, इतने बड़े वो डायरेक्टर उस जमाने के थे। शफी इनामदार बहुत थिएटर में काम कर, सतीश शाह और मैं, हम भी FTII से थे। तो अगर हम सबको, आपने रमन कुमार मेरे दोस्त एक डायरेक्टर थे, मंजूर सिन्हा एक डायरेक्टर, सब FTI, सब फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं, ये सब वहां से ट्रेन होकर आए। तो अगर आपने इन लोगों को साइन किया है तो अब आपसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी बनती है कि आप अच्छा काम करें। सच। तो अगर आप रोज जाके उनको उंगली करेंगे, नहीं ये सीन ऐसा करो वैसे करो, तो वो खराब तो होगा ही ना, यू नो। और उसमें ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता, ठीक भी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर राइटर, डायरेक्टर और कलाकार अपने दिल से काम नहीं करते। जी जी जी। अगर मैं ये कहूं कि थिएटर आपका पहला प्यार है समझिए, तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। और क्योंकि थिएटर से ही शुरू किया था, अब भी थिएटर करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा जब तक मुझ में दम है। जरूर करता रहूंगा, बहुत मजा आता है थिएटर करने में। देखिए, एक आप कितने पानी में हैं, आपको जजमेंट मिलती है थिएटर करने से जी। कि आप कितने पानी में हैं। और उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर कोई नया कलाकार मेरी बात सुन रहा है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, एक पहलवान को अगर कुश्ती लड़नी है तो क्या उसको अखाड़ा नहीं चाहिए पहले जाके प्रैक्टिस करने के लिए? बहुत सच। और अगर एक क्रिकेटर को मैच खेलना है तो क्या उसको नेट प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? या अगर अगर किसी फुटबॉलर को फुटबॉल खेलनी है तो क्या उसको एक मैदान में जाकर गोल नहीं मारने पड़ेंगे कि सीधा जाके वो वर्ल्ड कप खेल लेगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको पहले बहुत, तो लेकिन एक्टर के लिए क्या है, एक्टर के लिए ऐसा क्या है कि अपनी कला को वो शार्पन करे, अपनी कला को पॉलिश करे, निखारे, उसको एक बिल्कुल चमकाए एक हीरे की तरह। तो एक्टर के लिए ये सिर्फ एक थिएटर एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि थिएटर जो है, माफ कीजिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एक आपको नंगा कर देता है। आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप कितने पानी में है भैया, अब बताओ। क्योंकि पर्दे पे तो, फिल्म में, स्क्रीन में, टेलीविजन में बड़े सारे कट होते हैं, बड़ा कुछ होता है। फिर आपका कैरेक्टर जो है वो सिर्फ आप ही वर्क नहीं कर रहे, लाइटिंग भी वर्क कर रही है, डाली हुई है, जो पीछे म्यूजिक भी बड़ा हैवी दिया हुआ है आपके इमोशंस के ऊपर, यू नो। तो उसका भी ऑडियंस पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आप रो रहे हैं तो पीछे 100 वायलिन बज रही है, क्योंकि ऑडियंस के दिल पे उसका असर ज्यादा हो, यू नो। इतना सच है। तो थिएटर में आप निहत्थे हैं, निहत्थे जिसको बोलते हैं, वॉर पे वॉरियर के जैसे। हाँ, कोई हथियार नहीं है आपके पास सिवाय आपके टैलेंट के। आपने अभिनय, लेखन, निर्देशन तीनों में महारत हासिल की है, मगर इन तीनों विधा में आप अपने आप को किसके सबसे करीब पाते हैं? देखिए, मैं बेसिकली तो एक्टर ही हूं, तो अभिनय जो है मेरा फर्स्ट लव हमेशा है, हमेशा रहेगा। और निर्देशन का तो ऐसा है कि
इतने लोगों के साथ काम किया है, इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, स्टेज पे, फिल्म में, टीवी में, कि निर्देशन और फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने का फायदा भी ये है कि आप दुनिया भर का सिनेमा देखते हैं, यू नो। फिल्म इंस्टीट्यूट में सिर्फ जी। एक्टिंग नहीं सिखाई जाती, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अब तो खैर बहुत पुरानी बात होगी जब, लेकिन हम रोज की 5 फिल्में हमारे कोर्स में थी, 5 फिल्में रोज 2 साल। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें से चलो आप 3 तो देखते ही थे, 2 या 3 तो रोज देखते थे, और पूरी वर्ल्ड क्लास फिल्म्स। तो जब आप ऐसे देख, फिर उनके बारे में सिर्फ उनके बारे में बातचीत भी होती थी, फिर डायरेक्शन के बारे में हल्की हल्की बात होती थी कि क्या क्या इसमें डायरेक्टर ने क्या किया और कैसे किया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो अपनी छाप छोड़ती रहती है। तो आपको फिर निर्देशन देना कैसे सूझा कि मुझे निर्देश करना है? वो अंदर से क्या सूझा आप? नहीं, क्योंकि उसकी एक मजा आता है। देखिए, एज ए डायरेक्टर जब क्या होता है, जब एक आदमी एक डायरेक्ट करता है कोई चीज, तो एक टोटल कमांड ले लेता है अपने हाथ में, यू नो, मतलब जिसको बोलते हैं आप कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो जी। जब आपको वो एक पदवी मिलती है, तो उसको एग्जीक्यूट करने, वेल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। तो मैंने अभी पिछले साल एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम है माई स्पेस। माई स्पेस नाम है उसका। मतलब पिछले साल का मतलब ये है, तो 6, 7, 8, 10 महीने पहले, 7, 8 लॉकडाउन से पहले। तो मुझे आज खबर आई कि वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खरीद ली है। आज ही मुझे खबर आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई ओह! कि वो ओह! तो मेरी फिल्म जो है वो अब चलेगी, और लिखी भी मैंने है, वो माई स्पेस मैंने। कांग्रेचुलेशन उसके लिए, आपको बधाई बहुत सारी। है जी। बहुत सारी बधाई हो आपको उसके लिए। थैंक यू जी। वो इरोज नाउ करके एक प्लेटफॉर्म है ओटीटी, और इरोज जी। नाउ, तो उसके ऊपर वो अवेलेबल है, माई स्पेस नाम है। आप देखिएगा, अच्छी लगेगी, अवेलेबल हो जाएगी, जी, मतलब जी, आज तो जी। उसका बिकी है, आई थिंक 3-4 दिन में, हफ्ते भर में आ जाएगी। ओके। मेरा वो मतलब नहीं था। इस मतलब से आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, ये जो प्ले है, ये थोड़ा सा बेस बताना पड़ेगा उसके लिए, कि एक औरत है 55 साल की, आदमी है 60 साल का, और दोनों दिल्ली में मिले हैं, लोधी गार्डन में। और अच्छा। उनका उनका मिलने का समय है सुबह 6 से लेकर 7:30। तो कल मिल चुके हैं, जब प्ले शुरू होता है तो वो कल मिल चुके हैं, मतलब वो हम नहीं हुँ। दिखाते, जो कल बीत गया वो नहीं दिखाते। जी। आज आज मिल रहे हैं, और इंटरवल के बाद अगला दिन दिखाते हैं कि कल फिर मिलेंगे। तो 3 दिन मुलाकातें होती हैं उनकी। एक दिन हमारे प्ले में नहीं है, एक दिन आज है इंटरवल से पहले, और एक दिन कल का है इंटरवल के बाद। और अच्छा। ये जो 2 आदमी हैं, ये प्रेमी थे बचपन में, और एक ओह! साथ पले बड़े, आगे बढ़े, मोहब्बत की। लेकिन जब कॉलेज तक पहुंचे और मोहब्बत जब एकदम जवान हुई, तो फैमिली प्रेशर्स कुछ ऐसे आए, क्योंकि थोड़ी कास्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, जी। कि लड़की की शादी कहीं और हो गई और आदमी कहीं और। आदमी आज अभी जो आदमी है, अनुपम खेर जो रोल करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, दिल्ली में रहते हैं। और थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने शुरुआत में कई चिट्ठियां लिखी एक दूसरे को, लेकिन चिट्ठियां पहुंची नहीं। तो दोनों ये सोच रहे हैं कि इसने धोखा दिया और इसने धोखा दिया, वो सोचता है इसने धोखा दिया। अब औरत जो है, वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर जा रही है। हुँ। तो जाने से पहले उसके दिल पे ये बोझ जो है, बड़ा खूबसूरत मोमेंट, वो उसकी लाइन हाँ। बड़ी अच्छी लिखी मैंने प्ले में, कि मैं हमेशा ये सोचती रही कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा ये कहता रहा कि तुम ऐसे नहीं हो।
तो कुछ तो और था जो शायद मुझे नहीं पता। आदमी भी ये कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत खत लिखे, तुमने एक भी खत का जवाब नहीं दिया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया। तो अब ये 35 साल के बाद दो लोग मिलते हैं और उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और मैं वहां पर पार्क में घूम रहा हूँ, हर 10 मिनट के बाद आता हूँ, क्योंकि मैं वो अनुपम खेर का जो कैरेक्टर उसका मैं नेबर हूँ उनका। तो बार बार आके उंगली करता है, यू नो, कि देखिए अगर अगर आपका दोस्त एक औरत के साथ बैठा हुआ है पार्क में, दिल्ली में खास करके, तो आप जरूर अपनी टांग अड़ाएंगे बीच में, कि ये कौन है, किधर से आई है पापा जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, कोई जगह वगैरह तो नहीं चाहिए आपको तो इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा प्ले है। अब देखिए मैंने जो आपको बताया, इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस लेवल का वो उसमें इमोशंस चलते हैं, कि दो आदमी 35 साल के बाद आदमी औरत मिले हैं ये जानने के लिए, जो मोहब्बत करते थे, जो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और उसने भी अपनी जिंदगी जी ली है, इसने भी अपनी जिंदगी जी ली है। अब कैसी जिंदगी जी है वो भी प्ले में हम बताते हैं, कि उसकी औरत की जिंदगी में क्या क्या हुआ। वो उम्र कैद काट के आ रही है, क्यों काटी अब मैं वो नहीं बताऊंगा ठीक है, ठीक है। कुछ बच जाए तो वो जाकर देखने का मजा है ना। जी 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 जी। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और एक दो बार तो मैंने सुना भी है आपसे। एक आपने फोन वाला सुनाया था, डू यू रिमेम्बर? मोबाइल, एक मोबाइल पे आपने लिखा था, इतना मजेदार था वो, बहुत ही मजेदार था। कई दिनों तक वो मेरे दिमाग में घूमता रहा कि सच में जो आप बोल रहे हो, ऐसा कैसे फील किया, मतलब कैसे लिखा होगा वो। तो मैं बहुत ही रोचक था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इतना कुछ लिखा है, कोई भी कुछ चीजें यहाँ पर शेयर करिए हमारे साथ। मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। सोचता हूँ दोस्तों की इनायतों के बाद ये, सोचता हूँ दोस्तों की इनायतों के बाद ये, जल्जले कमजोर थे या मेरा घर पुरजोर था। वफा इनायत करम नवाजिश प्यार और मेहरबानियां, वफा इनायत करम नवाजिश प्यार और मेहरबानियां, गुजरे वक्तों में सुना है बस इन्हीं पे जोर था। देख कर बेरुखी साकी कहना ही मुझको पड़ा, देख कर बेरुखी साकी कहना ही मुझको पड़ा, ले गया जो जाम तुमसे मैं नहीं कोई और था। वाह वाह वाह। खा रहा है दिन ब दिन, ये शेर सुनिए, हासिल गजल शेर है। खा रहा है दिन ब दिन जमीर मेरा ये शहर, खा रहा है दिन ब दिन जमीर मेरा ये शहर, देखा था कल जो आईने में शख्स वो कोई और था। वाह। तो आदमी रोज अपनी नजरों में इतना घटता है कि अगर अपने आप को ठीक से देखे तो शायद खुद को ना पहचान पाए। जी, ठीक से देखे तो, ठीक से देखता नहीं है वो तो लॉकडाउन का शुक्रिया अदा करें कि कुछ लोग कोशिश करने लगे खुद को ठीक से देखने की, लेकिन वो लॉकडाउन के उठते ही सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है। ये ऐसा ही है, आपको बताऊं, देखिए ये सेम इमोशन है। जब आदमी किसी की डेथ पे जाता है ना, मैयत में जाता है, वहां कब्रिस्तान में या शमशान में जाता है, तो कितना सैड होता है, यू नो, क्या रखा है यार दुनिया में, कुछ नहीं यार, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाना है, अब सब बेकार है यार, सब एक दिन चले जाना है, सबने चले जाना है। उसके बाद वो घड़ी देखता है, उसको मोबाइल फोन आता है, वो फिर उसी में खो जाता है अपनी रोज की जिंदगी में, और भूल जाता है कि वो शमशान में आया था। तो वो वहां से निकलते ही फिर उसकी वही लाइफ शुरू हो जाती है। बिल्कुल सच। एक आखिरी सवाल,
आप डैडू के रूप में हम लोग को बहुत पसंद है, बहुत लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं डैडू के रूप में। और वो जो आपका हेलमेट नहीं उतरता है, ये आइडिया नहीं, देखिए क्या है कि ह्यूमर में ना, कॉमेडी में खास करके, कॉमेडी क्यों होती है, कॉमेडी किससे कर होती है, आप जरा सा ऑड कोई चीज करें तो कॉमेडी होती है ना। एक आदमी सीधा चल रहा है तो कॉमेडी नहीं होगी, चलते चलते कहीं गिर गया और बड़े अजीब तरीके से गिरा तो कॉमेडी होगी ना। अब अगर मैं एकदम, मेरा सर एकदम सीधा है तो उसमें ह्यूमर नहीं निकलेगा। आपको याद इसलिए है ये बात क्योंकि मेरे सर पे हेलमेट है, इसलिए बात याद है। अगर हेलमेट नहीं होती तो हम ये बात नहीं कर रहे होते, हाँ बिल्कुल। है ना। तो कुछ थोड़ा सा एक ऑड होता है तब ह्यूमर क्रिएट होता है ना। तो ये एक आइडिया तो हमने मिलके ही डेवलप किया था, मैंने और डायरेक्टर ने और राइटर ने मिलके, कि कैसे इस कैरेक्टर को ऐसा बनाया जाए थे कि, क्योंकि मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं है उसमें, मैं कभी कभी आता हूँ, जी। मतलब वो लोग तो, जो उनका दो कपल्स हैं वो तो रोज ही लगे रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी आता हूँ, तो मैं कभी कभी आऊं और मैं कैसे याद रहूं लोगों को, ये एक बड़ा बड़ा भाग्यशाली इंपॉर्टेंट। है। हाँ, और एक टाइम देखते हैं आप। टाइम देखते हैं, मतलब पीने से पहले टाइम देखता है, लेकिन फिर जो भी टाइम होता है वो कमाल है। टाइम देखना, कोई भी माहौल में बस टाइम देखा और उसके बाद नहीं, मतलब पहले उसको लगता है ये पीने का टाइम है कि नहीं है, फिर देखता है तो जो भी हाँ टाइम हो वो सही टाइम हाँ, वो टाइम जो भी हो वो सूट कर ही जाता है। जी कर ही जाता राकेश जी, आपने इतना कुछ लेखन में लिखा है, शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई इमोशन बचा है जिस पर आपने अपनी पेन ना चलाई हो। तो जो आपका पसंदीदा हो वो आप हम लोगों के साथ साझा करिए, नहीं, मैंने देखिए सुनाइए। लिखा तो बहुत है, और ये कोरोना में मैंने कोरोना के ऊपर भी बहुत लिखा है, लेकिन ओ, मैं चाहता हूं कि वो अभी ना सुनाऊं आपको, क्योंकि सब लोग जो है बड़े सैड से मूड में हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो ऐसी चीज सुनाऊं जिससे सुनकर लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, और खासकर आपके चेहरे पे तो जरूर ही आए। थैंक यू। तो ये एक ऐसे इमोशंस हैं, मैंने इनको कागज पे लेकर आया हूं, जहां से, जी। क्योंकि इतने इतने छोटे छोटे ये लम्हात हैं, इतने छोटे मोमेंट्स होते हैं कि हम इनको पेपर पे लाते नहीं है, लेकिन गुजरते सब लोग हैं यहाँ से। तो उसका आप मजा लीजिए, मैं आपको पेश करता हूँ। जरूर जरूर। कहता है, जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लूं, जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे में उठा लूं, इजाजत दें तो उनकी जुल्फे अपने शानों पे गिरा लूं। ओहो। उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, समझ नहीं आता आज कोट उतारूं या फिर डालूं। वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, ये वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, ये जेब में हाथ डालूं या फिर आगे बढ़कर मिला लूं, जेब में हाथ डालूं या फिर आगे बढ़कर मिला लूं। ये शेर सुनिए। तबीयत बहुत खूब। नासाज हो अगर, तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा, रिंद यानी पीने वाला, अगर तबीयत खराब हो तो भी हर पीने वाला यही सोचता है। तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचेगा, आज शाम को जाम में बर्फ डालूं ना डालूं, आज शाम को जाम में बर्फ डालूं ना डालूं। और देखिए ये भी एक थॉट है जहां से हम सब गुजरे हैं। जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर यही सोचा, जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर यही सोचा, इसे मेज के नीचे सरका दूं या अभी जेब में डालूं, इसे मेज के नीचे सरका दूं या अभी जेब में डालूं। ये भी सुनिए, यहां से भी सब गुजरते हैं कि सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका तो मैं परेशान हो गया, सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका तो मैं परेशान हो गया, अब जो देख रहे हैं उनसे निपटूं या खुद को संभालूं,
वाह 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 वाह, खुद को संभालिए, ज्यादा बेहतर होगा। और ये जो अगला शेर सुना रहा हूँ, इस पे आपको, आप और आपके पति, आपको याद करेंगे, आपको आपके पति भी याद आएंगे कि उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे। जी। हर पति पत्नी यहाँ से गुजरते हैं और हर रोज गुजरते हैं। उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है मुझे, ये रिश्ता यहीं तोड़ दूं या तोड़ तक निभा लूं। सही फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे शेर हैं, मैंने अभी आपको चुनिंदा 5-6 सुनाए वाह हैं, वाह, लेकिन बड़े मजेदार बहुत हैं। बढ़िया, उम्दा, थैंक यू। बिल्कुल उम्दा और मजेदार। पता है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इतना जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को छंद में ढाला है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को इससे रिलेट कर रहा होगा, जो सुनेगा वो रिलेट करेगा खुद से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी सहज भाषा में है। दूसरी तारीफ मैं ये करना चाहूंगी आपकी, इतनी सहज, इतनी आम भाषा में, जैसे लग रहा है कि कोई बोलते बोलते ही बहुत कुछ कह गए, जैसे नहीं कहते मजाक मजाक में बहुत कुछ कह गए। जी जी जी। तो उसी वाकया से ये ताल्लुक रखता है। एक बात जानना जरूरी है हम सभी के लिए कि आप किस कलाकार से बहुत प्रभावित हैं और उनके जैसा आप बनना चाहते हैं, या वो आपके आदर्श हैं। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे जिसने बहुत प्रभावित किया, मतलब वो थे चार्ली चैपलिन। और चार्ली चैपलिन की एक्टिंग ने मुझे इतना प्रभावित नहीं किया, जी। मुझे उनकी राइटिंग ने बहुत प्रभावित किया और उनकी डायरेक्शन ने। कि देखिए, वो इसलिए क्योंकि उनकी हर फिल्म में अगर कोई गौर से देखे तो उनकी हर फिल्म एक कमेंट होती थी, हर शॉट हर सीन एक कमेंट होता था सोसाइटी पे, और उसमें से ह्यूमर निकलता था। जी। कि एक आदमी, दुखी आदमी कैसे जिंदा है इस दुनिया में, यू नो। तो ह्यूमर इसमें से निकलता था। इसी तरह से मेरा एक प्ले है, बड़ा मशहूर प्ले है, मैंने उसको 18-19 साल हो गए चलते हुए, मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन मैं कर देता हूँ, मेरे दिमाग में आया तो। उसका नाम है मसाज। मसाज वो मैं सोलो करता हूँ, अकेला 2 घंटे की परफॉर्मेंस है। अच्छा। तो वो एक आदमी की दुख भरी दास्तान है, पूरा जो प्ले है, लेकिन हंसते 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 लोग लोटपोट हो जाते हैं। तो ये चैपलिन की सीख है कि कैसे आप एक दुख भरी दास्तान में से ह्यूमर निकालें। बहुत ही बारीक बात है ये, कि जो जी बात एक्चुअली दिल को छू गई है गहराई से, हम हंस तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का जो सेंस है बहुत देखिए, दर्द मैं भरा। अपनी राइटिंग में, नाटकों में, हर जगह कोशिश यही करता हूँ कि मेरे मेरे जो नाटक हैं उनमें सिर्फ लाफ्टर ना हो। अगर जी। सिर्फ लाफ्टर होगा तो वो आप वहां से निकलते ही भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ एक ऐसी डेप्थ होगी तो आप हंसेंगे तो जरूर, लेकिन वो देर तक, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको ये सच कह रहा हूँ कि मेरे जितने लोगों ने मेरा प्ले देखा है, मेरा वो मतलब नहीं था, सबने मुझे एक बात तो जरूर कही है जो कॉमन है तकरीबन। अगर अगर वो प्ले अब तक समझो 25,000 लोगों ने देखा तो 25,000 लोगों ने मुझे ये बात कही है, मैं जी। जिनको मिला हूं, मतलब जिनको मिला हूं, जी। कि जी। हम जब प्ले देखते हैं और जब अगले दिन उठते हैं सोकर अगले दिन, तो सुबह पहला ख्याल आपके प्ले का होता है, वो दिमाग से निकला नहीं होता। उपलब्धि आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ये नाटक वॉशिंगटन में कर रहा था, जी। वॉशिंगटन में ये नाटक कर रहा था मैं, यूएसए में, तो वहाँ कोई 2,500-3,000 की ऑडियंस थी। तो उसके बाद, और मैं इस नाटक के कई मंचन कर चुका था तब तक दुनिया में, और यूएसए में भी कर चुका था, तो बड़ा मशहूर था ये प्ले। तो बड़े, क्योंकि हमने इसकी एक भी टिकट नहीं, एक भी सीट खाली नहीं होती किसी भी थिएटर में, आज तक नहीं हुई, यू नो। जी। तो सब लोग, सब पहले से बिक जाता है, बहुत लोगों को बहुत मजा आता है। तो जब मैंने प्ले खत्म किया तो मेरे कंधे पे एक हाथ आया, तो वो काफी जोर से लगा हाथ, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि इतनी जोर से कौन मार रहा है। मुड़ के देखा तो ये ब्लाइंड औरत थी, ब्लाइंड लेडी थी।
तो उसने गलती से हाथ ज्यादा जोर से मार दिया। ऐसा होता है ना, कभी उसने देखा नहीं जी तो उसका हाथ बिल्कुल। ज्यादा, जितनी जितनी जी पावर से पड़ना चाहिए उसे थोड़ा सा ज्यादा ऐसा ऐसा लग गया। तो मैंने मुड़ के देखा तो वो ब्लाइंड थी। तो बोले सॉरी सॉरी, मुझे किसी ने बोला कि आप यहाँ खड़े हुए हैं। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। बोली मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकती। तो मैंने कहा जी आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं, आपने मुझे जी। आप मिलने आई हैं बहुत बहुत। तो उसने एक बात कही, उसने कहा राकेश जी मैंने आपके प्ले के बारे में इतना सुना है कि मैं आज आपका प्ले सुनने आई हूँ। ओहो। मुझे सुनना था आपका प्ले, तो मुझे बहुत मजा आया, प्ले सुनकर बहुत मजा आया। कमाल। जी। बड़ी भावुक सी बात है। और हाँ बहुत बात। इसीलिए मन में बहुत भावुक सी बात है, इसीलिए मन में ये बात आई है। हमेशा सबको हंसाने वाले, हमेशा जिंदगी को हल्की तरीके से बताने वाले, सहज भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करने वाले। क्या कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ है कि आपने किसी अपमान का सामना किया हो? बहुत बार। देखिए जब इस लाइन में एक्टर एक नया नया आता है ना, अगर वो स्टार सन नहीं है या किसी स्टार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो काफी जगह आपको धुतकार पड़ती है और पूरे करियर में कहीं ना कहीं हल्का हल्का पड़ती रहती है। हम्म। लेकिन मैं इसको इन द राइट स्ट्राइड लेता हूँ। ये एक आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। जी। ये ऐसा नहीं है कि आपको अपमान का मतलब ये नहीं है कि आपको अपमानित किया जा रहा है या आपको इंसल्ट की जा रही है। उस अपमान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वो तो एक एक कोई बहुत मेजर ऐसा कुछ हो जाए, बहुत एक पर्सनल कोई बात हो जाए, वो एक अलग, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। जी जी जी। मैं बात कर रहा हूँ कि कभी जैसे आप कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए, किसी ने आपको एक प्रॉमिस किया था और वो उसने तोड़ दिया, या जी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते थे लेकिन किसी ने मना कर दिया, भाई आप नहीं जाओगे। ये शुरू शुरू में ऐसा तो बहुत होता है, जी। और हर एक्टर के साथ होता है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे पहाड़ी के ऊपर जाना है, जी। और वो पहाड़ी पे मेरे टॉप पे जाना है, पहाड़ी की टॉप पे मुझे चढ़ना है। तो मैंने चढ़ना शुरू किया। तो अब मैं ये सोचूंगा क्या मुझे रास्ते में एक भी पत्थर ना मिले, मुझे मेरा रास्ते में एक बार भी पाँव स्लिप ना हो, मैं रास्ते में एक बार भी ना गिरूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं स्मूथली ही चला जाऊं तो मुझे पहाड़ी पे चढ़ने का मजा भी क्या आएगा। तो ये बिल्कुल सच। है ना। बिल्कुल सच। जी। बहुत सारी बातों के आपके जो जीवन के उतार चढ़ाव थे वो आपने हम लोगों को बताया, और बड़े ही खुले दिल से बताया, बहुत प्रेम से बताया। तो एक बार और आपका धन्यवाद। और एक कलाकार अपने जीवन में क्या-क्या देखता है, कितने रंग देखता है, कितने मान, अपमान, स्ट्रगल से वो तैयार होता है, वो निर्मित होता है, तब जाकर इस दुनिया में एक नाम होता है, एक नाम रोशन होता है। तो इस पर आपके पेरेंट्स, आपके माता-पिता आप पर फक्र करते होंगे। आप उनको किस तरह से देखते हैं? उनको किस तरह आप धन्यवाद देना चाहते हैं? उनके बारे में 2 शब्द बताएँ। देखिए, माता-पिता का ही देन है, जीवन तो उन्हीं की देन है। तो उनका जो एक एहसान है या वो तो कभी चुकाया नहीं जा सकता, मैं ऐसा समझता हूँ। मेरी माता जो है वो बहुत पहले उनका देहांत हो गया था, बहुत पहले। मतलब मैं फ़िल्म लाइन में आया और उन्होंने मेरा ख़्याल क्या पक्का उन्होंने चश्मे बदूर भी नहीं देखी। ओह! नहीं देखी उन्होंने, उसके पहले ही वो उनका देहांत हो गया था। बल्कि उसी साल में हुआ था जिस साल ये फ़िल्म लगी थी। हुँ। हाँ, तो उसके पहले ही हो गया था। तो एक ऐसे नहीं उन्होंने 2-4 फ़िल्में देखी, लेकिन उसके बाद उनकी देहांत हो गया। और मेरे पिताजी ने बहुत कुछ मेरा काम देखा, बहुत सारे नाटक देखे, बहुत हर नाटक कई बार मेरे नाटकों में आए वो, और बहुत सारी फ़िल्में देखी। बहुत अच्छा और बहुत हालाँकि वो इंजीनियर रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस के बहुत बड़े इंजीनियर थे, हवाई जहाज़ के, बोइंग जहाज़ के स्पेशलिस्ट अपने ज़माने में माने जाते थे। तो
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी उन्होंने मुझे कोई रोक टोक की हो कि मैं इस लाइन में क्यों जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बहुत एनकरेज किया हमेशा, और बहुत प्राउड फील किया थ्रू आउट अभी भी करते जाहिर हैं। सी बात है, जाहिर सी जी। बात है। उन्होंने आपने अपना पूरा का पूरा फर्ज अदा किया और एक दुनिया में आपने अपना नाम रोशन किया, ये बहुत फख्र की बात है। उनके लिए तो है ये, हम सभी के लिए भी बहुत है। और इतना समय आपने निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बातें कभी खत्म नहीं होंगी और आप अपनी लेखनी के बारे में कुछ सुनाना शुरू करेंगे तो ये कैमरा भी ऑफ नहीं होगा और हम लोग ऐसे ही, जब तक आप नहीं थकेंगे तब तक सुनने वाले श्रोता हैं हम लोग। मगर समय को इज्जत देते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हम यहाँ पे एक दूसरे से विदा लेते हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और अपने जीवन की ऐसी बातों को हमारे साथ बांटने के लिए। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा भी आपका था दिन कि शुभ मुझे 7:30 बजे जाना है, लेकिन बातों में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं रुक नहीं पाया। बड़ा अच्छा लगा जी, हो। थैंक यू वेरी मच, और मेरा फिर से एक बार प्रणाम कहिएगा गुरुजी को। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये थे आज के प्रसिद्ध हास्य कलाकार राकेश बेदी जी, जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन की कई रोचक बातें हमारे साथ बांटी। इसके साथ ही आज का सफरनामा यही समाप्त होता है। शुभ रात्रि।